एक बार पुनः स्वागत है आपका साधना कैरियर पॉइंट में। अब तक हमने बात करी संधि के स्वर संधियों के बारे में। स्वर संधियों के हम पांचों रूपों के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। स्वर संधि के बारे में हमने पढ़ा कि स्वर संधि क्या है। तो ये देखा कि हमने कि जो निकटतम स्वर होते हैं उनमें दोनों तरफ जो है निकटतम स्वर, दोनों तरफ निकटतम जो वर्ण होते हैं वो स्वर होने चाहिए, वहां स्वर संधि होगी। लेकिन जब हम व्यंजन संधि की बात करें तो अगर निकटतम स्वर में अगर एक तरफ भी व्यंजन आ जाएगा तो वो व्यंजन संधि कहलाएगी। दोनों तरफ व्यंजन है तो व्यंजन संधि है ही, लेकिन अगर एक तरफ भी आ जाएगा, जैसे शुरू में अगर व्यंजन वर्ण आ जाए फिर स्वर आ जाए तब भी व्यंजन वर्ण संधि हो जाएगी, और पहले स्वर आने के बाद में व्यंजन आ जाएगा तब भी व्यंजन संधि होगी, और दोनों तरफ अगर व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन संधि होगी। तो इस तरह देखेंगे कि व्यंजन संधि में हमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लस का जो चिन्ह होता है उसके दोनों तरफ अगर व्यंजन है तो व्यंजन संधि, एक तरफ भी अगर व्यंजन आ गया किसी भी तरफ पहले या बाद में तब भी वो व्यंजन संधि कहलाएगी। तो इसी क्रम में हम इसके कुछ नियमों को ध्यान से देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि व्यंजन संधि का के पहले नियम पे बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि हम बात कर रहे हैं व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि पर तो व्यंजन संधि पर हम बात करेंगे तो पहले आपको यह देखना होगा कि पहला नियम में आप ये देख लेंगे कि पहला जो वर्ण होता है अब वो तीसरे वर्ण में कैसे परिवर्तित होता है। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि यदि किसी कोई भी वर्गीय व्यंजन है, अगर वो पहला वर्गीय व्यंजन आता है, आप याद रख लोगे कचकता, कचकता क अपने वर्ग का पहला व्यंजन है, चौ वर्ग का चौ व्यंजन पहला वर्ण है, ऐसे टॉ तौ और प, ये अपने वर्ग के पहले पहले व्यंजन है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं कि इसके बाद में कोई स्वर आ जाए प्लस के चिन्ह, अगर प्लस के चिन्ह से इधर पहले अगर कचक तप में से कोई सा वर्ण हो, क च ट त और प में से कोई भी वर्ण हो, और उसके बाद में यदि कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर आ जाए, या फिर हम देखेंगे कि चौथा वर्ण आ जाए इस वर्ग का, इन्हीं वर्गों का कोई चौथा वर्ग आ जाए, चौथा वर्ण आ जाए, स्वर के साथ में स्वर ऑब्लिक चौथा वर्ण ऑब्लिक अंतस्थ, अगर ऐसा होता है कि पहले किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आए, क च ट त प, ये वर्ण पहले आ जाए, इसके बाद में कोई स्वर आ जाए, या फिर कोई चौथा वर्ण आ जाए इन्हीं वर्गों का, या फिर अंतस्थ वर्ण आ जाए, तो ये जो पहले वर्ण थे कचर तप में से जो भी वर्ण आएगा वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसे प्लस हमने लिया दिग प्लस अंत, यहां क हल अंत है। क हल का मतलब इसमें स्वर नहीं है, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि क में हल चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, क व्यंजन है। अंत कहा क्योंकि अगर आप इसको हटा देंगे तो फिर ये स्वर संधि में चला जाएगा, आपको इतना ध्यान रखना होगा। तो यहां पर हल लगा हुआ है तो आपको ध्यान देना है कि ये व्यंजन वर्ण है, क्योंकि व्यंजन वो तभी तक है, जितने भी व्यंजन वर्णों में व्यंजन तभी तक वो वर्ण तभी तक है जब तक उसमें स्वर शामिल नहीं है। तो इसके नीचे हल चिन्ह लगा होगा। इसके बाद में मान लो एक शब्द हमने लिया अंत या अंबर, अंबर ले लेते हैं, चलो एक शब्द अंबर लिया। अब हम देखेंगे कि कोई अगर इसमें से कोई वर्ण आ जाता है स्वर, तो अब यहां पर हम देखेंगे कि दिगंबर, ये क जो है ये वाला क अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ये वर्ग जो है ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। कौन बदलेगा? ये वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा।
कछर तक के बाद स्वर चौथा वर्ण या अंतस्थ आता है तो ये वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। ठीक है, अपने वर्ग के, अगर क वर्ग का है तो क वर्ग का ही तीसरा वर्ण होगा। ठीक है, तीसरे वर्ग में बदलेगा अपने वर्ग के। ये आप ध्यान रखेंगे कि अपने वर्ग के, अपने वर्ग के मतलब जिस वर्ग में वो है, मतलब क वर्ग का है तो क वर्ग के तीसरे वर्ग में बदलेगा, ज वर्ग का है तो ज वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाएगा। तो दिग प्लस अमर, तो यहाँ क है तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, क ख ग। तो यहाँ ये गौ में, अब क हल में है यानी आधा है तो गौ भी आधा हो जाएगा, दिगंबर। अब क्योंकि यहाँ पर अ वर्ण है, अंबर, जब हम देंगे प फ ब भ म यानी इस वर्ग का नासिक जब हम देखेंगे इसको तोड़ेंगे तो अ वर्ग आ जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा दिग, और ये दिगंबर हो जाएगा। ये यहाँ पर अंतिम बिंदु यहाँ पर आ जाएगी दिगंबर, तो ये हो जाएगा दिगंबर। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, दिग प्लस गज। दिग प्लस गज, यहां पर चौथा या तीसरा, तीसरा या चौथा, ये तीसरा वर्ण भी इसमें आ जाएगा तो भी ये क अपने वर्ग के उसमें बदल जाएगा। तो देखो क के बाद ग आ गया तो भी क्या हो जाएगा दिग, तो क अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा, तो तीसरा वर्ण है तो इसी तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो हो जाएगा दिग, सॉरी क अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा तो दिग हो जाएगा, दिग। अब क हलंत है तो क हल है यानी आधा है, तो यहां पर आधा भी बदलेगा, क्यों, क्योंकि यहां स्वर नहीं है दूसरी तरफ, जब स्वर नहीं है तो ये आधा ही रह जाएगा। यहां पर हमने ग पूरा इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर स्वर के रूप आ जा रहा था तो उसमें मिल जाएगा, तो क यहां पर ग के रूप में मिलेगा, तो दिग प्लस ये संधि में चला गया तो ज का ये, एक मिनट यहां आपको देखना होगा दिग प्लस गज, हाँ ये वैसे के वैसे ही आएगा दिग प्लस गज, क्योंकि यहां पर विकार नहीं हुआ, विकार केवल क में हुआ, ये इसमें विकार हो गया और ये क जो है ग में आ गया, विकार यहां नहीं हो रहा है, इसमें विकार क में हो जा रहा है, तो क विकार होकर क्या बन जा रहा है, अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जा रहा है, तो ये दिग हो गया और गज का गज उतर जाएगा, तो हमने देखा दिग्गज। ऐसे ही हम कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, हम देख लेते हैं कि भाई जगत प्लस अंबा, तो क्या हुआ, तो के बाद में स्वर आ जा रहा है तो अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाएगा, तो त थ द, तो ये दो में बदल जाएगा, तो ज ग द, जग। अब ये तो हल है तो दो भी हल होना चाहिए, लेकिन यहां स्वर है तो ये पूरा हो जाएगा, तो जग दम्बा, ये संधि। अब यहां पर ये क्योंकि स्वर इसमें शामिल हो गया इस दो में, तो ये विकार में चला जाएगा और यहाँ पर म और ब का जगदम्बा यहाँ पर ऐसे करके बन जाएगा, तो ये संधि बन जाएगी जगदम्बा। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हो जाता है उत प्लस धार, तो देखो चौथा वर्ण आ गया यहाँ पर त थ द ध, तीसरा का हमने उदाहरण यहाँ पर देखा था ये, और ये चौथा का आ गया दिग प्लस धार, चौथा वर्ण आ गया। तो हमने ये भी कहा था कि तीसरा या चौथा जो भी आ जाएगा तो ये अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा, तो अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा तो हो जाएगा उ। अब तो का तीसरा वर्ग होगा त थ द ध, यानी ध बन जाएगा यहाँ, त थ द बन जाएगा, तो यहाँ पर उद। अब ये धा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो उद्धार, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि उ, और द आधा है तो ये ध पूरा है तो ये इसके नीचे हम लिख सकते हैं इसके, और ऐसे भी, तो दोनों ही तरह से सही माना जाएगा। उद्धार ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे, लेकिन इसमें भी आप देखोगे तो द के नीचे धा है, द आधा माना जाएगा और द पूरा माना जाएगा इसको, तो उद्धार। ये इस तरह से हम देखेंगे कि ये संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान देना है कि स्वर में अगर किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आ रहा है, उसके बाद में कोई स्वर आ रहा है, या तीसरा या चौथा वर्ण आ रहा है, या फिर अंतस्थ आ जा रहा है, तो ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो इस उदाहरणों के द्वारा हमने इसको समझने की कोशिश की। अब हम कर लेंगे ऐसे ऋग्वेद, एक ऋग आ जाता है, ऋग प्लस वेद, एक उदाहरण यहां पर भी देख लेंगे, ऋग प्लस वेद। अब देखो अंतस्थ में आ गया हुआ,
तो क अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऋग। ये क आधा है तो ग भी आधा रह जाएगा, क्योंकि यहाँ व है यानी स्वर नहीं है तो ग आधा रह जाएगा, और ऋग हो गया। और यहाँ विकार इसी में हो जाएगा, ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा। जब विकार पहले में हो जाता है तो दूसरा शब्द ज्यों का त्यों उतर जाएगा, तो ऋग्वेद, ये ऐसे शब्द आया। तो हमने स्वर वाला उदाहरण भी देख लिया, तीसरे चौथे का भी देख लिया, और एक अंतस्थ का उदाहरण भी हमने यहाँ पर बात करी। तो इस नियम को अगर हम देखेंगे कि कचर तब यानी क च ट त किसी वर्ग के पहले वर्ण जो है इनके बाद में कोई स्वर आ जाए और कोई तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए या फिर अंतस्थ आ जाए, तो ये कचर तब में जो भी वर्ण है क वर्ग का अगर हुआ तो अपने वर्ग के तीसरे गौ में बदल जाएगा, चौ अपने वर्ग के तीसरे अक्षर जौ में बदल, चौ छ जौ में बदल जाएगा। तो इस तरह से ये नियम काम करेगा। अब इसी का हम एक और नियम देख लेते हैं, दूसरा नियम कि अनुनासिक ध्वनियों में पहला वर्ग कैसे बदलेगा। अगर हम इसी नियम के बाद में बात करें, यहाँ पे कुछ इसके उदाहरण लिए, अब हम एक नियम और इसमें देख लेते हैं। ये पहला नियम हुआ, अब हम दूसरे नियम को देख लेते हैं। कि दूसरे नियम में बात कर रहा है कि अगर कचट तब के बाद में, ये हल ध्वनि है, सब यहां ध्यान रखेंगे आप। कचट तब के बाद में, कचट तब, सब में हल ध्वनि होगी। इसके बाद में अगर कोई भी अनुनासिक ध्वनि आ जाती है, कोई भी अनुनासिक वर्ण होने पर, तो क्या होता है, तो अनुनासिक ध्वनि में वो बदल जाएगा अपने वर्ग की अनुनासिक ध्वनि में। जैसे मान लीजिए इसके बाद में कोई भी अनुनासिक ध्वनि हो, ऑब्लिक नासिक अगर होती है तो वो अपने वर्ग के नासिक में बदल जाएगा। देखो एक उदाहरण देते हैं, तो ये किसमें बदलेगा, ये वाली ध्वनि जो होगी अपने वर्ग के नासिक में बदलेगी, अपने वर्ग के नासिक में बदल जाएगी। इतना ध्यान रखना है। यदि कचर तब यानी अपने वर्ग के पहले वर्ण के बाद, अपने वर्ग की देखो पहली ध्वनि है, क अपने वर्ग की पहली ध्वनि है, चौ अपने वर्ग की पहली ध्वनि है, ऐसे ही त और प भी अपने अपने वर्ग की पहली ध्वनि है। इसके बाद यानी प्लस के चिन्ह के पहले अगर ये ध्वनि है, अगर शुरू में ये आ रहा है और बाद में कोई भी नासिक या वर्ण आता है, तब हम ये ध्यान देते हैं कि ये जो ध्वनि जो शुरू में आई हुई है ये अपने वर्ग के नासिक में बदल जाएगी। एक उदाहरण लेते हैं, हम कहते हैं वाक प्लस मैं। देखो उदाहरण ऐसा देखोगे, वाक प्लस मैं। अब यहां पर ध्यान देंगे क, ये देखो ये क जो आया, ये क, इसके बाद में मौ यानी प्लस के चिन्ह के बाद में अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर मौ आ गया, ये मौ। तो नियम यही कह रहा है कि कोई नासिक क्यों आ जाए, तो नौ मौ आ गया, तब क्या करेगा, तब ये जो क है ये अपने वर्ग के नासिक में बदल जाएगा, यानी व का व उतार देंगे, और क वर्ग का नासिक होता है क ख ग घ अंग। नासिक अपने वर्ग के नासिक का मतलब अपने पंचम वर्ग में बदल जाएगा। तो इस वर्ग का पंचमाक्षर जो होगा वो पंचमाक्षर में बदल जाएगा, तो पंचमाक्षर इसका क वर्ग का होगा अंग। अब देखो ये हल ध्वनि है, यानी आधा है और इसमें मौ आ रहा है, यानी स्वर नहीं है इधर, तो ये क आधा है यानी हलंत है, तो अंगो भी हलंत रहेगा, तो यहाँ हलंत का चिन्ह लगा देंगे, वांग हो गया। और आगे क्योंकि विकार यहाँ पर आ गया है तो आगे वाले शब्द को ज्यों का त्यों उतार देंगे। विकार यहीं पर हो गया संधि का, तो मैं को ज्यों का त्यों उतार देंगे, तो ये हो जाएगा आपका वांग में। वांग में यानी क ध्वनि के बाद में नासिक आ रहा है, तो क ध्वनि अपने वर्ग के नासिक में बदली अंगों में बदल जाएगी, बाकी चीज ज्यों की त्यों आ जाएगी। तो वाह का वाह आ गया, क अपने नासिक में बदल गया तो उसकी जगह नासिक के वर्ण आ जाएगा अंगों, और बाकी मैं का मैं उतर गया, तो ये हो जाएगा वांग में। एक और उदाहरण हम इसकी तरह से देख लेते हैं, उत प्लस मत। उत प्लस मत, मत, ठीक है, ऐसे देख लो, जैसा भी ध्वनि होगी, ये तो जो बच्चों वाला है, तो जैसे भी ध्वनि होगी उसको आप उसी हिसाब समझ लेंगे। उत प्लस मत। अब देखो यहां मौ आया, ये मौ, ये मौ ध्वनि जो आई ये देख रहे हैं, और यहां तो है, तो अपने वर्ग का पहला है तो, और प्लस के चिन्ह के बाद में जब हम देख रहे हैं तो यहां नासिक ध्वनि है, यानी ये मौ है,
तो यहां पर जब आप देखोगे ये इस मौ को, तो ये मौ ध्वनि के मौ ध्वनि यानी नासिक के वर्ण आया है, तो ये तो जो है अपने वर्ग के नासिक में बदल जाएगा, यानी ऊ का ऊ हो गया और तो वर्ग का नासिक के तो थो दो धो नौ आ जाएगा, तो ये तो हलंत है तो नौ आधा आ जाएगा, यानी हल रूप में का मतलब आधा आ जाएगा। तो उन, अब ये मत को हम मत उतार देंगे, तो उन्मत्त। तो इस तरह से ये उदाहरण भी यहां पर हो जाएगा, यहां पर आप देखोगे। ऐसे ही एक उदाहरण आप और देख लोगे, दूसरे ताव का देख लोगे, सट प्लस मास देखो, खुद एक बार करने की कोशिश करो, ध्यान से देखो। तो अपने वर्ग का पहला अक्षर है तो अपने वर्ग का पहला अक्षर है, प्लस के चिन्ह के बाद में जब हम देखते हैं इसके बाद वाला जो वर्ण जिसमें संधि हो रही है, संधि दो ही में होगी, प्लस के चिन्ह के निकटतम वर्ण होते हैं, निकटतम वर्णों में संधि होती है, तो निकटतम वर्ण इधर तो है इधर मौ है, यानी अब तो वर्ण पहले आया है और बाद में कोई नासिक आ जाए, यानी देखो यहां मौ आ गया, तो अपने वर्ग के नासिक में बदल जाएगा। तो वर्ग का नासिक क्या होगा, टो ठो डो ढो ढो रो आ जाएगा। तो अब यहां पर देखेंगे कि ये टो जो है, ये वाला टो अपने वर्ग के नासिक में बदलेगा, यानी 100 का तो 100 ले लेंगे पहले हम, टो वर्ग का नासिक यानी ये नौ आ जाएगा, ये नौ होता है क्योंकि ये हलंत है तो आधा नौ ही आएगा, ये चीज का ध्यान रखेंगे। सण मास, अब मास का मास उतर जाएगा क्योंकि संधि में विकार पहले ही आ चुका है, सण मास, क्षण मास, ठीक है, क्षण मास। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये संधि का ये हो जाएगा। एक कुछ और नियम भी आप देख सकते हो, चित्त प्लस में एक उदाहरण आया है, चित्त प्लस में, अब ध्यान से देखेंगे चित्त प्लस में, अब यहां पर देखो तो है ये, इसके बाद नासिक आ गए, तो है और उसके बाद कोई नासिक आ जाए तो अपने वर्ग के नासिक में बदल जाएगा। तो वर्ग का नासिक क्या होगा अभी, तो वर्ग का नासिक होगा तो थो दो धो नौ, नौ आएगा, तो पहले वर्ण को जो करते हैं उतार लेंगे, तो बदलेगा, तो को बदल लो नौ में, क्योंकि नौ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं है, तो ये तो नासिक है, तो नौ भी नासिक में तो जो है वो भी सॉरी तो जो है वो हलंत है, तो नौ भी हलंत के रूप में है, यानी आधा आ जाएगा। चिन्ह, अब मैं का मैं बता दोगे, तो चिन्ह में। तो इस तरह से हम देखेंगे कि दूसरे नियम को भी हमने देखा कि अगर कोई भी किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हो और उसके बाद में कोई नासिक वर्ण आता है, तो वह पहला वर्ण अपने वर्ग के नासिक में बदल जाएगा, यानी यही विकार होगा कि वो पहला वर्ण नासिक में बदल जाएगा, बाद के शब्द जो कहते हैं उतर जाते हैं। तो जैसे हमने उदाहरण के आधार पर यहाँ पर समझने की कोशिश की, ठीक है। एक और उदाहरण हम देख सकते हैं कि यदि कोई स्वर आ जाए शुरू में और उसका के बाद में छ आ जाए, ठीक है, एक उदाहरण देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तीसरे नियम के ऊपर फोकस करेंगे, नियम 3, शुरू में स्वर आ जाए, ठीक है, वो ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, ह्रस्व या दीर्घ के रूप में, किसी भी रूप में, मतलब कहने का मतलब स्वर आ जाए, ये स्वर हो और बाद में स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ हो, मतलब कहने का मतलब स्वर आ जाए और उसके बाद में छ वर्ण आ जाए, छ से छाता वाला ये छ वर्ण आ जाए, ये तो जब हम इसकी संधि करेंगे तो इस छ से पहले, तो जब आप इसकी संधि करोगे तो इस छ से पहले च आ जाएगा, छ से पहले च हलंत रूप में च आ जाएगा, यानी आधा च आ जाएगा, च आएगा, ये क्यों का क्यों हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, एक नियम से हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक उदाहरण आया है अनु प्लस छेद, उदाहरण देने की कोशिश करेंगे, अनु प्लस छेद। अब ध्यान से देखो, ह्रस्व दीर्घ स्वर पहले आ रहा है, देखो यहाँ पर प्लस के चिन्ह से पहले देखो, ये इसमें छोटे ऊ की मात्रा आ रही है, यानी निकटतम स्वर क्या हुआ इसका, ऊ। अब इसके बाद में देखते हैं छ आ रहा है, छेद छ आ रहा है, यानी छोटा ऊ और उसके बाद में छ आ रहा है, तो वो तो वैसे के वैसे ही रहेगा शुरू वाला, लेकिन छ से पहले च हल रूप में आ जाएगा, यानी आधा च आ जाएगा। जब आप इसकी संधि करोगे तो अनुच्छेद हो जाएगा, ये अनु, अब छ से पहले खाली च लगा देंगे, ये बीच में च आ जाएगा, हल रूप में च आ जाएगा
और छेद का छेद शब्द ऐसे के ऐसे ही उतार दोगे तो ये बन जाएगा अनुच्छेद। अनुच्छेद। तो बस इतना ध्यान रखते हैं कि प्लस के चिन्ह से पहले अगर स्वर है और बाद में छ वर्ण आ रहा है तो छ से पहले च वर्ण आ जाएगा उसमें। ठीक है, एक और उदाहरण आप देख सकते हो, परि प्लस छेद परिच्छेद हो जाएगा। परिच्छेद, परि को वैसे ही उतार देंगे छ से पहले यहाँ, क्योंकि ई है यहाँ पर देखो प्लस के चिन्ह से पहले तो छोटी ई आए और बाद में छ आ रहा है तो इन दोनों के बीच में आधा च आ जाएगा, परिच्छेद। बस इसी संधि है, इतना से ध्यान रखना है आपको कि क्या है कि प्लस के चिन्ह से पहले अगर स्वर है और बाद में छ वर्ण आ रहा है, छा से छाता वाला छ आ रहा है तो उससे पहले च वर्ण आ जाएगा हल रूप में। इतना ध्यान रखते हैं। ठीक है, और भी उदाहरण जैसे लक्ष्मी प्लस छाया है, आ प्लस छादन है, उदाहरण और देख सकते हैं, कई भी उदाहरण आप कर सकते हो। आ प्लस छादन तो क्या हो जाएगा, आ का जो करते हो छा से पहले आधा च लग जाएगा, आ छादन हो जाएगा। या अभी मैंने बोला लक्ष्मी प्लस छाया, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि प्लस से चिन्ह से पहले छोटी ई है तो ये तो जो कहते हो रहेगा, यहां पर इससे पहले च लग जाएगा, यदि लक्ष्मी का लक्ष्मी उतार देंगे हम, यहां आधा च ले आएंगे और छाया का छाया, लक्ष्मी छाया, ये शब्द यहां पर आ जाएगा, लक्ष्मी छाया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे। हमने देखा कि अगर शुरू में कोई लघु या दीर्घ स्वर आता है और उसके बाद में छ वर्ण आता है तो उसके बीच उससे पहले जो है च हल रूप में आ जाएगा। तो ये कुछ ये जो नियम थे। अब एक नियम अब हम देखते हैं क से संबंधित कुछ नियम इसमें आते हैं, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इन नियमों को आप एक बार फिर से देख लो, दोहरा दे रहा हूं कि अगर शुरू में कोई अपने वर्ग का पहला अक्षर आता है और उसके बाद में कोई स्वर तीसरा वर्ण या उस कोई तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण आता है या अंतस्थ आता है, मतलब जैसे क है तो क वर्ग का कोई तीसरा वर्ण हो जाए, ग आ जाए या घ आ जाए, तो ये जो क है वो अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इसके बाद में दूसरा देखते हैं, अगर इसके बाद में कचट तप है और इधर कोई नासिक वर्ण आता है तो ये अपने वर्ग के नासिक में बदल जाएगा। जैसे हमने वांग में उदाहरण दिया था। और इधर हम बात कर चुके हैं कि अगर पहले लघु या दीर्घ स्वर होता है उसके बाद में छ हो तो उसके बीच में च आ जाता है, छ से पहले च हल रूप में आ जाएगा। ये कुछ नियम थे। अब इसके बाद हम तो संबंधी कुछ नियमों की बात करते हैं। तो संबंधी कुछ नियम करते हैं कि अगर शुरू में तो है तो उसके बाद में किस तरह से उन नियमों को बदला जाएगा। तो यहां पर हम एक एक करके तो संबंधी नियमों के बारे में समझ लेंगे। तो के बाद में एक तो के अगर शुरू में देखते हैं तो है ये तो, इसके बाद तो के बाद अगर हम देखते हैं कि कौन सा वर्ण आया है, मान लीजिए अगर ये तो है, ये वर्ण है तो, इसके बाद अगर हम देखते हैं थोड़ा सा आप यहां पर आप समझने की कोशिश करोगे कि तो के बाद अगर चौ या छ में से कोई आ जा रहा है, जौ या झौ में से कोई आ रहा है, ठीक है, जौ या झौ में से कोई आ रहा है, टौ या ठौ में से कोई आ रहा है, टौ या ठौ में से कोई आ रहा है, तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि या डॉ या ढौ में से कोई आ जाए, ठीक है, डॉ या ढौ में से कोई आ जाए या फिर लौ, तो यहां पर ध्यान देना होगा आपको कि तब क्या होगा। देखो चौ या छौ में से कोई आ रहा है तो इसमें से चौ आ जाएगा, जौ या झौ में से आ रहा है तो जौ आ जाएगा, टौ या ठौ में से आ रहा है तो टौ आ जाएगा, और डॉ या ढौ में से आ रहा है तो डॉ आ जाएगा, तो लौ का लौ आ जाएगा, लौ का लौ आ जाएगा हर रूप में। ठीक है, इतना होगा। बाकी इस चीज के ध्यान रखेंगे कि ये वर्ण हर रूप में होंगे। ठीक है, ये वैसे ही रहेगा।
लेकिन यहां पर फिर हल रूप में आ जाएगा ये, इतना सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा देखेंगे, जैसे मैंने कहा यहां पर ये वाला लॉ का ध्यान रखेंगे कि ये लॉ हल में नहीं आता, ये हमेशा पूर्ण में आता है, ये पूर्ण में आएगा, लेकिन जब ये बदलेगा तो ये हल रूप में बदलेगा, ये हल रूप में, पूर्ण रूप में आएगा लेकिन हल रूप में बदल जाएगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आपने एक एक करके आप इसके हम थोड़े से उदाहरण ले लेते हैं कि चौ या छह वाले उदाहरण ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं उत प्लस चिन्ह। अब ये तो देखो चौ या तो के बाद चौ या छह में से कुछ हो, ठीक है, तो के बाद चौ या छह में से कुछ हो तो चौ आ जाएगा। अब यहां पर हम देखेंगे तो क्या आएगा, ये ऊ, और ये तो किसमें बदल जाएगा, तो जो है तो के बाद में चौ या छह हो तो ये तो जो है किसमें बदल जाएगा, चौ में बदल जाएगा। तो उच्छिन्न, उच्छिन्न, अब छिन्न, बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये छह पे छोटी की मात्रा थी, अब आधा अक्षर आ जाता तो यहां से लगेगी, उच्छिन्न हो जाएगा, उच्छिन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उच्छिन्न हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखोगे जौ या झौ का नियम देखेंगे कि जौ या झौ का नियम सत प्लस जन, तो ये तो जो है किसमें बदलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपने एक चीज का ध्यान रखा कि अगर ये चौ या छौ आ रहा है शुरू में तो ये तो चौ में बदल जाएगा, ये तो जौ में बदल जाएगा, ये तो में बदल जाएगा, ये तो दो में बदल जाएगा, और ये तो लौ में बदल जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ये तो किसमें बदलेगा। अगर तो के बाद चौ या छौ है तो चौ में बदलेगा, तो के बाद में जौ या झौ है तो जौ में बदलेगा, या फिर तो के बाद में टौ या ठौ है, तो के बाद में टौ या ठौ है तो टौ में बदलेगा, तो के बाद में डौ या ढौ है तो डौ में बदलेगा, और तो के बाद में लौ है, ये पूरा लौ होगा, इसमें हल नहीं होगा, तो ये लौ में हल रूप में बदल जाएगा। उदाहरण के रूप में हम और देखते चलते हैं। ठीक है, देखो आपने उदाहरण देखा कि भाई अगर उत्छिन्न है, उत प्लस चिन्ह है तो उत्छिन्न हो जाएगा। ठीक है, यानी ये तो जो है चौ में बदल गया। एक उदाहरण इसका जा का देख लेंगे, जैसे हमने कहा सत प्लस जन, सत प्लस जन, उदाहरण देख लेंगे सत प्लस जन। अब ध्यान रखेंगे, देखो बाद में क्या आ रहा है, जौ, ठीक है, हाँ ये वैसे देखेंगे क्योंकि ये बाद वाला स्वर जो है वो हल में नहीं आएगा, यहां पर थोड़ा सा रखेंगे। ठीक है, बाद वाला हल में नहीं आएगा क्योंकि बाद वाले में हलंत नहीं आएगा, सत तो हल के रूप में आएगा, बाकी ये पूर्ण रूप में आएंगे। सत प्लस जन, तो सत प्लस जन में देखोगे सज्जन। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, सा में आ जाएगा, सा आ जाएगा, ये तो किसमें बदल जाएगा, जा बाद में आ रहा है तो जो है जौ में बदल जाएगा, हल रूप में बदलेगा तो जौ, क्योंकि तो हल है तो ये तो जौ में बदल जाएगा, और जन जो आया था वो जौ का त्यों जन रह जाएगा, सज्जन। दूसरा शब्द जौ का त्यों जुड़ जाएगा उसमें। हमने कहा तो या ठौ, तो या ठौ का एक उदाहरण लेंगे, जैसे उत प्लस एक और उदाहरण देख लेंगे, उच्छिष्ट अट्ठाहश, उत प्लस टीका देख लो, उत प्लस टीका, उत्टिका, या बृहद प्लस टीका देख लो, बृहद, इससे ले लो, बृहद, सॉरी, बृहद प्लस टीका। अब देखो ये तो है, इस इधर टॉ आ रहा है, तो ये व्रा, तो ये हो जाएगा आपका तो, केवल तो बदलेगा टॉ में, और बाकी जो का त्यों उतार देंगे उसको। अब यहां पर देख लेंगे क्या हो जाएगा, व्रा हा, अब ये तो टॉ में बदल जाएगा बृहद। ठीक है, तो ये बृहद टीका, बृहद टीका, बृहद टीका, बृहद टीका, बृहद टीका, इस तरह से इसको हम कर लेंगे। डॉ का आ जाएगा उत प्लस दयन, कर लो इसको, देखो उसमें से कई उत प्लस दयन, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उड्डयन, उ तो जो है डॉ में बदल जाएगा, तो के बाद में अगर डॉट हो तो डॉ में बदलेगा, तो देखो डॉ आ रहा है तो ये डॉ में बदल जाएगा, तो उड्डयन,
डयन का डयन बदल जाएगा, यदि तौ हल है तो डौ भी हल आ जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये नियम आया। ठीक है, ये संधि हुई। एक लॉ का देख लेते हैं, उत प्लस लास। उदाहरण है उत प्लस लास, तो क्या हो जाएगा? तो अब देखो तौ के बाद में लॉ आ रहा है, अगर तौ के बाद में लॉ आता है तो तौ लॉ में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उल्लास। तो लॉ में बदलेगा, लॉ आधा बनेगा और लास का लास शब्द जो का त्यों कर जाएगा, उल्लास बन जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लास। तो ये संधि, इस संधि को तौ के बारे में एक बात देख लोगे, अगर तौ के बाद में, ये 3-4 नियमों को मैंने एक में समराइज कर दिया है, आपको अलग अलग मिलेंगे किताबों में, लेकिन एक ही बात जगह मैंने इसलिए समझा दी ताकि आपको अलग अलग मेहनत ना करनी पड़े। तो देखो तौ के बाद में अगर चौथा होता है तो ये चौथा तो जो का त्यों रहेगा, लेकिन ये तौ चौ में बदल जाएगा पहले बार। तो जैसे उत प्लस छिन्न, तो तौ चौ में बदल गया, देखो तो उत छिन्न हो जाएगा, छिन्न। क्योंकि जब हम देखते हैं कि किसी आधे अक्षर के बाद अगर छोटी वर्ग स्वर की मात्रा होती है, लघु स्वर की मात्रा होती है, तो उस आधे अक्षर से पहले लग जाती है, उच्छिन्न हो गया जैसे। ठीक है, छोटी की मात्रा में हम खासतौर से ध्यान देते हैं। तो ऐसी सज्जन में देखा तौ के बाद में, देखो तौ के बाद में जौ या झौ हो तो यहां देखिए तौ के बाद में जौ आ जा रहा है, जब जौ आ जा रहा है तो तौ जौ में बदल जाएगा, तो सज्जन हो जाएगा। ऐसी व्रत प्लस टीका में देखा कि तौ के बाद में अगर ये टौ या ठौ हो तो तौ टौ में बदलेगा। तो यहां पर हमने देखा जैसे बृहत प्लस टीका करा, तो अब देखो तौ के बाद में टौ आ रहा है, तो तौ के बाद में जब टौ ठौ हो तो तौ टौ में बदलेगा, तो बृहत और तौ की जगह टौ बन जाएगा, तो बृहत टीका का टीका हो जाएगा, बृहत टीका। ऐसे तौ के बाद में अगर डौ या ढो होता है तो तौ डौ में बदलेगा। तो देखते हैं हम उत प्लस डयन, देखो तौ के बाद में डौ आ रहा है, जब तौ के बाद में डौ आता है, तौ के बाद में डौ या ढा आता है तो डौ में बदलता है, तो उत तौ की जगह डौ आ जाएगा, यदि उत डयन का डयन हो जाएगा उड्डयन। ऐसी हमने बात की कि तौ के बाद में यदि लॉ आता है तो तौ के बाद में यदि लॉ आता है तो तौ लॉ हल रूप में बदल जाएगा, तो तौ का लॉ बन गया, आधा लॉ बन जाएगा, हलंत रूप में आएगा, तो उल और लाश शब्द का लाश, ये लाश था तो ये लाश का लाश बन गया, तो उल्लाश। तो यहां हमने देखा कि तौ के बाद में विभिन्न तरह के वर्ण अगर आते हैं तो वो किस तरह से तौ किस तरह से दूसरे वर्ण में बदल जाता है। अब अगला नियम एक हम लेते हैं कि मां के बाद यदि जिस वर्ग का व्यंजन आता है, मां के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है तो वह जिस उसी वर्ग के नासिक में बदल जाता है। ठीक है, मां के बाद में अगर कोई आता है तो वह उसी वर्ग के नासिक में बदल जाता है, या फिर अनुस्वर हो जाता है, या तो अनुस्वर हो जाएगा या उसी वर्ग के नासिक में बदल जाएगा। उदाहरण के हिसाब से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये नियम हमारा क्लियर हो गया, ये हमारा नियम था चौथा। नियम 5 में आप देख लोगे, अगर मौ शुरू में आ रहा है और इसके बाद में कोई वर्गीय व्यंजन आता है, कोई भी वर्गीय व्यंजन आ जाए यहां पर, तो मौ या तो उसी वर्ग के, तो मौ जो है ये मौ जो है उसी वर्ग के, किस वर्ग के? जिस वर्ग का व्यंजन आएगा इसी वर्ग के नासिक में बदल जाएगा। नासिक में बदलेगा या अनुस्वर में। ठीक है, ये कैसे होगा एक बार हम देख लेंगे। जैसे अहम प्लस कार है, अहम प्लस कार, तो यहां पर देखेंगे ये मां के बाद में देखो कोई वर्गीय व्यंजन आ रहा है कौ, तो ये मौ या तो नासिक में बदलेगा, या तो नासिक में बदलेगा या अनुस्वर में बदलेगा। तो नासिक में बदलेगा तो हम देखेंगे अहंकार कैसे, तो ये अंगों में बदलेगा, लेकिन हम सामान्यतः इसको लिखते हैं अहंकार ऐसे,
तो यहां पर ये नासिक के रूप में आ जाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे सम प्लस गत। तो ग आ गया किसी वर्ग का व्यंजन, वर्गीय व्यंजन है ये भी, तो म या तो इस वर्ग के नासिक में बदलेगा या फिर जो है अंक के रूप में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा संगत। या तो इस तरह से, या नासिक में भी अगर बदलोगे तो आ जाएगा संगत, इस रूप में आएगा। तो ज्यादातर आपको बुक्स में इसी तरह से मिलेगा संगत, लेकिन ये इस तरह से भी, क्योंकि जब हम नासिक के नियम पढ़ेंगे तो इस तरह से भी इसको लिखा जाता था। इसी तरह से कुछ और नियम में भी देख लेंगे, जैसे सम प्लस घर्ष संघर्ष हो जाएगा, सम प्लस जय सम संजय हो जाएगा। देखोगे आप सम प्लस जय, अब मो है और ये वर्गीय व्यंजन है तो ये अंकी बिंदी लगा दो, संजय, संजय हो जाएगा। ठीक है, और भी इसमें उदाहरण ले लोगे आप। ठीक है, जैसे सम प्लस तोष, तो ये नासिक में बदल जाएगा ना, तो हो जाएगा संतोष। तो इस तरह से ये 5वां नियम है। एक और नियम की अगर बात करें, यदि मौ के बाद अनुस्वर आ जाए, मां के बाद अगर अंतस्थ वर्ण आए, या फिर हम बात कहेंगे कि उसमें ऊष्म व्यंजन आ जाए, तो मां अनुस्वर में बदल जाता है। अगर मां के बाद में, एक नियम और आप यहां पर इसको देख सकते हैं, नियम 6, मौ के बाद में अगर या तो अंतस्थ वर्ण आ जाए, अंतस्थ वर्ण, या फिर ऊष्म वर्ण आ जाए, ये चीज आ जाए मौ के बाद में, ये प्लस का चिन्ह है और शुरू में मौ आ रहा है, और उसके बाद में अंतस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण आ जाए तो मौ अनुस्वर में बदल जाएगा। मौ, जो मौ है ये अनुस्वर में बदल जाएगा। यानी हम इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये वाला जो मौ है ये किस में बदल जाएगा, अनुस्वर में बदल जाएगा। ये मौ अनुस्वर में बदल जाएगा। देखिए कैसे, एक उदाहरण ले लेते हैं हम कि मौ के बाद में कोई अंतस्थ वर्ण आ जाए, जैसे सम प्लस या ऊष्म आ जाए। देखो एक उदाहरण हमने लिया कि भाई सम प्लस हार, सम प्लस हार, ठीक है, सम प्लस हार, मोहन रूप में होगा, यहां पर इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो सम प्लस हार, तो यहां हम देखेंगे कि मौ प्लस के चिन्ह से पहले मौ है और उसके बाद में हा क्या है, ऊष्म वर्ण है। तो जब हा यानी ऊष्म वर्ण आ जाएगा तो ये अनुस्वर में बदल जाएगा, यानी मौ जो है अनुस्वर में बदल जाएगा, संहार हो जाएगा। ठीक है, संहार हो जाएगा। या फिर हम सम प्लस लग्न कह दें, सम प्लस लग्न। तो अब देखोगे यहां पर ध्यान से, अब यहां पर लग्न है, तो अब देखो ला क्या है, यार और लौ वौ चारों क्या है आपके अंतस्थ वर्ण है, यार और लौ, तो यहां लौ आ गया यानी अंतस्थ वर्ण आ गया। तो मौ के बाद में लौ यानी अंतस्थ वर्ण आ गया, तो मौ किससे बदल जाएगा, तो मौ अनुस्वर में बदल जाएगा। तो अब यहां पर हम क्या हो जाएगा, सन, और ये लग्न का लग्न आ जाएगा, सन लग्न, शन लग्न हो जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेंगे आप, सम प्लस यम, सम प्लस यम, ध्यान देंगे या क्या है, अंतस्थ वर्ण है, मौ के बाद में अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आता है तो अनुस्वर में बदलता है मौ। तो मौ के बाद में य यानी अंतस्थ आ गया तो ये अनुस्वर में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, संयम, संयम, संयम। ठीक है, सम प्लस विधान, सॉरी,
वा क्या है, अंतस्थ वर्ण है, माँ के बाद में वा यानी अंतस्थ वर्ण आया है तो माँ बन जाएगा आपका अनुस्वर में, सम सम और विधान का विधान, संविधान। इस तरह से ये नियम हमने देखा, छठा नियम कि माँ के बाद में कोई अंतस्थ वर्ण आता है या फिर माँ आपके माँ के बाद में कोई अंतस्थ वर्ण आता है या उष्म वर्ण आता है तो माँ अनुस्वर में बदल जाएगा। एक और नियम लेते हैं हम, अगर मौ के बाद में मौ आए, सातवां नियम देखेंगे, मौ के बाद में ध्यान रखेंगे, अगर मौ आ जाए, मौ के बाद में यदि मौ आ जाए तो मौ का द्वित्व हो जाता है। मौ के ये मौ कालांत में होगा, ये पूरा रहता है तो सम प्लस, जैसे आपने देखा सम प्लस, तो ये क्या हो जाता है, मौ का द्वित्व हो जाएगा, मौ का द्वित्व, ये द्वित्व में बदल जाएगा। द्वित्व क्या होता है, द्वित्व क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि द्वित्व है क्या। मां का द्वित्व हो जाएगा, तो द्वित्व का मतलब होता है, जब आपने संयुक्त व्यंजन के बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था व्यंजन संयुक्त तो दो तरह के से होते हैं, एक तो उस वही व्यंजन उसी के साथ में मिल जाए, जैसे क के साथ में क मिल जाएगा, तो जैसे पक्का, अब एक शब्द बोला हमने पक्का, तो यहां पर आप देखेंगे पक्का में क्या है, एक ही से क आ रहे हैं, दोनों ही क आ रहे हैं, तो ये द्वित्व होते हैं, मतलब एक ही वर्ण का द्वित्व होता है, एक ही वर्ण का संयुक्त हो जाएगा, क के साथ में क का संयुक्त होना, म के साथ में म का संयुक्त होना, ठीक है, जैसे मक्का, ठीक है, तो क के साथ में क आ रहा है, तो जहां एक ही वर्ण का संयोग हो, जहां पर एक ही वर्ण को संयुक्त किया जाए तो वहां द्वित्व व्यंजन कहते हैं उसको। एक समझने की कोशिश करेंगे इसको और अच्छी तरह से उदाहरण के द्वारा, जब आप इसको करोगे, देखो एक दोनों तरफ मान आएगा, जैसे हमने कहा सम प्लस मान, तो क्या हो जाएगा सम्मान, यहां पर मैंने कहा द्वित्व हो जाए, द्वित्व का मतलब होता है कि देखो मैंने कहा क्या कहा, एक ही वर्ण का संयोग हो जाना, जैसे मान लो इसमें मां का मां मिल गया, तो ये द्वित्व हुआ। द्वित्व का मतलब एक जैसे वर्ण, जैसे पक्का लिख रहे हो तो पक्का में क, आधा क के बाद फिर पूरा का आ रहा है, यानी एक ही वर्ण है क, उसी का आधा आ रहा है अक्षर, उसी का पूरा आ रहा है पक्का, तो ये संयुक्त हो रहा है। तो जहां पर संयुक्त वर्ण ऐसे हो कि एक ही वर्ण हो, जैसे क है तो क के साथ में क ही मिले, म के साथ में म मिले, ल के साथ में ल मिले, तो ऐसे व्यंजन सब संयुक्त होते हैं, तो उसको हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। लेकिन अलग अलग व्यंजन हो, जैसे क के साथ में ख हो जाए, जैसे च के साथ में छ हो जाए मच्छर, तो च और छ संयुक्त हो रहे हैं, तो ठीक है, तो इस वर्ण में आप हम देखेंगे कि वो संयुक्त व्यंजन कहलाएगा और ये द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। जब एक ही व्यंजन का संयुक्त होता है तो द्वित्व व्यंजन, और जब अलग अलग व्यंजन संयुक्त होते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, संयुक्त। तो ये तरह से हम देखा कि यहाँ माँ का द्वित्व हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे वो चीजें हम बाद में बात कर चुके हैं वर्णमाला में, यहाँ पर आप समझने को ध्यान देंगे कि माँ का द्वित्व का मतलब माँ के साथ में मोह ही जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है, जैसे सम प्लस मान सम्मान, ठीक है। यह अगर हमने बात की कि सम प्लस मोहन आ जाए, तो सम प्लस मोहन, तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ भी मोह है यहाँ भी मोह है, तो इन दोनों का मिलकर द्वित्व हो जाएगा, यानी दोनों सम मोहन हो जाएगा। देखो सम मोहन का मोहन आ जाएगा, यानी यहाँ पर ये समझ लो ये मोह आधा आधा जो का तुम आ जाएगा और मोहन का मोहन जो का तुम आ जाएगा, तब द्वित्व अपने आप ही बन जाएगा, सम मोहन हो जाएगा, ठीक है। ऐसी सम प्लस मिश्रित सम्मिश्रित हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जब हम इन चीजों को देखेंगे, ठीक है, सम प्लस मति देख सकते हो, सम प्लस मति, तो क्या हो जाएगा सम्मति, तो इस तरह से हम देखेंगे कि द्वित्व वाला व्यंजन आ जाएगा। तो ये 7 नियम हमने देखे, ठीक है, ये 5वां 6वां और ये 7वां, ये 7 नियम तक हम पहुंच गए। अगला नियम हम देखेंगे, याद रखेंगे री, र और नौ।
री रॉ, ठीक है, और नौ के बाद नौ व्यंजन आए, ठीक है, इनके बाद में, इन वर्णों के बाद में यदि नौ व्यंजन आए, यानी बाद का मतलब इधर को नौ आए, तो ये नौ जो है, ये वाला जो नौ है, ये वाला नौ ये णौ में बदल जाता है इसमें, ठीक है। री र और नौ के बाद, ठीक है, अगर नौ वर्ण आ जाए तो ये वाला नौ जो है ये णौ में बदल जाता है, ठीक है। जैसे ऋण, एक शब्द हमने लिया ऋण, जैसे री प्लस ना को जब हम जोड़ेंगे तो ये ऋण हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम देखेंगे कि री और रा के साथ में जब जो शब्द आएंगे वो णौ में बदल जाएंगे। जैसे एक उदाहरण और ले लो, त्रिश प्लस ना, यहां शौ भी आ जाएगा, री रॉ और सौ, सौ है यहां पर, री रॉ और सौ के बाद अब देखो त्रिश हो जाएगा, त्रिश के साथ में ना जोड़ा आपने। अब देखो सौ के बाद में अगर ना आएगा तो ये वाला नौ णौ में बदल जाएगा। तो हम यहां देख रहे हैं त्रिश प्लस ना, तो क्या हो जाएगा, तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा। इसको और एक दो उदाहरण आप देख सकते हो, इसको बता देते हैं। तो हम कह रहे थे कि भी री रॉ और सौ के साथ, ठीक, पहले अगर ये आ जाते हैं और उसके बाद में नौ होता है, ठीक है, आठवां नियम हमारा ये चल रहा था, इसके बाद में नौ होता है तो ये वाला नौ, ये नौ ये णौ में बदल जाएगा, ये चीज का ध्यान रखेंगे, ये वाला नौ णौ में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे त्रिश और ना की हमने बात करी थी, एक दो उदाहरण और ले लेते हैं हम इसके। जैसे आप बात करोगे भर प्लस ना, हमने बात की भर प्लस ना, तो ये भरण ना होके भरण हो जाएगा, यानी रा के बाद में ना जुड़ता है तो वो णौ में बदल जाता है, तो वो णौ में बदल जाता है। राम प्लस राम, राम प्लस अयन, ये वैसे ये भी रामायण हो जाएगा, लेकिन एक उदाहरण और देखोगे आप, जैसे हो जाएगा परि प्लस अन, परि प्लस अन, या फिर हम देख लेंगे विष प्लस नु, तो क्या हो जाएगा विष्णु, विष्णु क्या हो जाएगा विष्णु। तो ऐसे शब्दों को हम देखेंगे कि यदि री र और सौ के बाद में ना आता है तो ये णौ में बदल जाएंगे। हमने उदाहरण देखा रा के बाद में ना आया तो ये वाला नौ, ये वाला नौ आपका ये णौ में बदल गया, आप ध्यान दोगे तो ये वाला नौ, ये वाला नौ आपका णौ में बदल गया, ठीक है। तो यहां पर भी देखो ये ना जो है, ये वाला नौ, ये नौ णौ में बदल गया, ठीक है, ये वाला नौ णौ में बदल गया। तो ऐसे करके जब आप इसको देखोगे तो ये हो जाएगा प्र प्लस मान, प्रमाण हो जाएगा, ठीक है। एक और नियम हम लिखेंगे, शौ का शौ और सौ व्यंजन से पहले अ भिन्न हो तो कोई स्वर आता है तो सौ का शौ हो जाता है। देखो यहां से देखेंगे जैसे अभि प्लस शेक, अभिषेक होता है, यानी नियम नंबर 9 देख लेते हैं हम। यदि अ या इस अ को छोड़कर, इन दोनों स्वरों को छोड़कर, इनको छोड़कर अन्य स्वर आए और उसके बाद यदि, ठीक है,
ये 100 है, ये वाला 100, तो ये वाला 100 जो है इस वाले 100 में बदल जाएगा। ठीक है, अब हम बात देखेंगे जैसे आदि प्लस शेख। आदि प्लस शेख, देखो यहाँ पर प्लस के चिन्ह से पहले देखेंगे छोटी ई आई, छोटी ई की मात्रा भी, यानी छोटी ई की 100 यानी छोटी ई आई, और इधर जो है आपका 100 आ रहा है। यही कह रहा है कि और आ को छोड़कर कोई स्वर आ जाता है, देखो और आ को छोड़कर यानी ई स्वर आ गया और बाद में ये वाला 100 आ गया, तो ये वाला 100 100 में बदल जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, आ भी, और ये 100 इस वाले 100 में बदल जाएगा, यानी शेख, अभिषेक। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अभिषेक, नि प्लस शेख, नि प्लस शेख, नी प्लस शेख। तो वही नियम होगा, देखो यहां पर प्लस के चिन्ह से पहले फोकस करो, छोटी ई की मात्रा लग रही है नापे, यानी ई और ये सा अगर आ रहा है तो नी का नी और ये वाला 100 किसमें बदल जाएगा, 100 में बदल जाएगा। तो ये शेख, ये आपको संधि विच्छेद जब करोगे और उसमें जब ऑप्शन दिए होंगे वहां थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये शेर है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इस, क्योंकि यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है तो ये वाला 100 बनेगा इसका विच्छेद में, थोड़ा वहां पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ये अभी कुछ नियम थे हमारे व्यंजन संधि के। आगे हम बात करेंगे संधि के लिए, इसी क्रम को आगे जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।